नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपको डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस के बारे में बताते हैं और कैसे भारत मोदी जी के नेतृत्व में इस डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में लीड कर रहा है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी आखिर बना कैसे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ब्रिटिश एम्पायर का पूरी दुनिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इसी कारण पाउंड वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने यूरोप को गोल्ड के बदले वॉर सप्लाईज प्रोवाइड कराई थी, जिसके कारण अमेरिका का गोल्ड रिजर्व बढ़ गया और 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था, जहां डॉलर को गोल्ड से बैक किया गया था और सारी वर्ल्ड करेंसीज को डॉलर के साथ जोड़ा गया था। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक भी इसी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में ही बनाए गए थे। इस तरह से सारी वर्ल्ड करेंसीज को गोल्ड के साथ बैक किया गया था, जिसका मतलब ये था कि कोई भी देश अब अनलिमिटेड मनी नहीं छाप सकता था। वो उतना ही पैसा छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व हो। ये सिस्टम कुछ सालों तक तो ठीक चला, पर जब यूरोप और जापान जैसे कंट्रीज का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा तो उन कंट्रीज ने अपने डॉलर के बदले गोल्ड लेना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका में भी महंगाई बढ़ गई और गोल्ड जो कभी $35 पर आउंस पर था वो $40 पर आउंस तक पहुंच गया था। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से बचने के लिए 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर की गोल्ड बैकिंग हटा दी थी। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. और इसके बाद दुनिया में फिएट करेंसी का दौर शुरू हुआ। फिएट करेंसी इसका मतलब होता है ऐसी करेंसी जिसका कोई भी बैकिंग ना हो, जिसे आप चाहे जितना मर्जी भी छाप सकते हो। पर अमेरिका को पता था कि ये सिस्टम भी ज़्यादा देर नहीं चल सकता, इसलिए वे 1973 में सऊदी के साथ मिलकर ऑयल फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आए, जिसमें सऊदी ने अपनी सारी ऑयल पेमेंट सिर्फ डॉलर में लेने के लिए एग्री किया, जिसके बदले में अमेरिका ने सऊदी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई थी। इसका मतलब है कि हर वो कंट्री जो तेल खरीदना चाहती है उसे पहले डॉलर अर्न करना पड़ेगा और उसके बाद वही डॉलर बाद में अमेरिका की ट्रेजरी में जाएगा। इस तरह से इस साइकिल के कारण पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड आज भी बरकरार है और अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है और अपने सिटीजन्स को जितनी चाहे सोशल स्कीम्स प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि अमेरिका जितना डॉलर छापेगा उसका सारा इन्फ्लेशन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पर ट्रांसफर हो जाता है। अब ये बात तो हुई डॉलर की, अब बात करते हैं डी डॉलराइजेशन पर। ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है। सद्दाम हुसैन ने भी अपना ऑयल डॉलर की जगह यूरो में बेचना स्टार्ट किया था। उसके बाद उसका क्या हाल हुआ है ये हम सब जानते हैं। कैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था। आज भी अमेरिकन लोग इराक वॉर को गलत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इराक को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इन्वेड किया था, जो कभी मिले तो नहीं, पर आज इराक के ऑयल फील्ड्स को वेस्टर्न कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा गद्दाफी ने भी एक गोल्ड बेस्ड करेंसी बनाने की ट्राई की थी, जो भी अफ्रीकन नेशंस के लिए एक सिंगल करेंसी की तरह काम करती, पर उसका क्या हुआ ये भी हम सब जानते हैं। पर ये दोनों तो अकेले थे। डी डॉलराइजेशन का एक सीरियस अटेम्प्ट यूरोपियन यूनियन ने भी ट्राई किया था। जब 1999 में यूरो करेंसी आई थी तो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने इंटरनल ट्रेड को यूरो में करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हमें 2002 में .com क्राइसिस देखने को मिला और यूरोप से ही बदला लेने के लिए अमेरिका ने चाइना को WTO में शामिल करवाया था। दोस्तों, अब आपने देख लिया कि अमेरिका अपनी पावर बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब बात करते हैं डी डॉलराइजेशन के नए अटेम्प्ट की। दोस्तों, 2016 से भारत, चाइना और रशिया मिलकर डी डॉलराइजेशन के अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर इसमें भारत अभी भी सबसे आगे है। भारत ने सबसे पहले मल्टीलैटरल ट्रेड की जगह बायलैटरल ट्रेड्स करने स्टार्ट की, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड में आपको एक ही कंट्री से डील करना है और अगर आपका उस कंट्री पर ट्रस्ट है और उस कंट्री का आप पर ट्रस्ट है तो आप अपनी करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसी कारण भारत ने RPEC में भी शामिल होने से मना कर दिया था। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद कैसे रशिया ने रूबल में ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने भी रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। भारत का UPI सिस्टम भी अब 30 कंट्रीज में चल रहा है,
जो स्विफ्ट सिस्टम का ऑप्शन भी बन सकता है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला गया था तो और देशों का भी स्विफ्ट सिस्टम पर से भरोसा कम हुआ कि हो सकता है आगे चलकर अमेरिका किसी और देश को भी इसी तरह बैन कर दे। इसीलिए अब ब्रिक्स कंट्री भी अपना एक अलग से करेंसी लाने का प्लान कर रही है, जिसका सारा फॉर्मेट इस अगस्त के ब्रिक्स मीटिंग में आने का अनुमान है। ये ब्रिक्स कंट्री जो करेंसी लाएगी वो कई देशों की कमोडिटीज से बैक होगी और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने भी ब्रिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। और ये ब्रिक्स करेंसी आने के बाद एशियन और गल्फ कंट्रीज मिलकर डॉलर के बदले वेस्ट को सामान देना बंद कर सकते हैं, जो अभी तक एक फिएट करेंसी है। अब बात ये भी आती है कि क्या अमेरिका ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं करेगा। इसमें पहली बात हमें ये देखनी होगी कि यहाँ कोई एक कंट्री नहीं है और जिसमें इंडिया, रशिया और चाइना जैसे देश भी शामिल है, तो इराक की तरह हमला कर देने वाला काम अमेरिका यहाँ नहीं कर सकता। और उसके अलावा अमेरिका का डेप्ट अब 31 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। अब अमेरिका को इस डेप्ट पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो एक नई करेंसी का आना और ग्लोबल ऑर्डर का चेंज होना अमेरिका के लिए इस डेट से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है। और जहां तक मुझे लगता है ये रशिया यूक्रेन वॉर भी अमेरिका ने इसी कारण करवाई है ताकि यूरोप इकोनॉमी वीकन हो और जब नई करेंसी आए तब अमेरिका का डॉलर एक अच्छी पोजीशन पर हो। आप खुद देख सकते हैं कि इस वॉर में सबसे ज्यादा मार यूरोप को पड़ रही है। उन्हें ऑयल और गैस भी महंगा खरीदना पड़ रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका हथियार बेचकर पैसे कमा रहा है। जो भी वेपन्स यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर अमेरिका से ही खरीदे जा रहे हैं। वैसे भी IMF में आ रहे आर्टिकल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नैरेटिव बिल्डिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, इस डीडॉलराइजेशन के प्रोसेस में भारत सबसे आगे है और आज के टाइम भारत के ऊपर दुनिया का ट्रस्ट सबसे ज्यादा है, तो कोई भी देश रुपए में पेमेंट करने के लिए मना नहीं करेगा। और उसके अलावा भारत ने हाल ही में UAE से 200 टन सोना खरीदने का भी डिसाइड किया है। इसके अलावा मोदी सरकार 2019 से ही लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है, जिससे पता लगता है कि इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। दोस्तों, डीडॉलराइजेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होगा रेडिकलाइजेशन पर, मिशनरी एक्टिविटीज पर और ये कम्युनिस्टों पर। अब ये बात तो काफी आम है कि कैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से यूथ को रेडिकलाइज किया था। आज भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में अमेरिका का हाथ सबसे बड़ा है। पहले अमेरिका ने ईरान को सपोर्ट किया था, उसके बाद इराक को ईरान के खिलाफ खड़ा किया और जब इराक भी हाथों से बाहर हो गया तो इसी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जंग कर दी। तो अमेरिका जो डॉलर की वजह से इन रेडिकल्स को खड़ा करता है वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा आपको पता ही होगा ये मिशनरी एक्टिविटीज तो चलती ही वेस्ट की रहम से है। और अंत में अमेरिकन वोक्स और लेफ्टिस्ट जो सारा दिन दुनिया को गालियां देते रहते हैं, स्पेशली भारत जैसे देशों को जहां उनकी मर्जी की सरकार नहीं है, ये सब भी बंद हो जाएगा। देखा आपने कैसे ये डीडॉलराइजेशन का प्रोसेस सारी दुनिया की तस्वीर चेंज कर सकता है। और चाइना किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि भारत इस प्रोसेस का लीडर बने, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि भारत में 2024 में मोदी गवर्नमेंट रिटर्न ना कर पाए। चलिए देखते हैं कि सरकार की इन चीजों से निपटने के लिए कितनी तैयारी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।